नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचाते हैं। रुक कर लेते हैं पहली खबर का। आपको बताएं कि आज झारखंड में चुनाव था, यानी कि झारखंड में पहले चरण का चुनाव हुआ। इस बीच जो सपा की रणनीति फेल होती हुई नजर आती है, लेकिन सपा की रणनीति क्या थी, इस रणनीति पर तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर की तर्ज पर झारखंड चुनाव जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी किया, लेकिन प्रचार के लिए कोई नहीं पहुंचा। ठीक उसी तरह झारखंड चुनाव में भी ना तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी दम भरा और ना ही उनकी लंबी लिस्ट वाले स्टार प्रचारक दिखाई दिए। दरअसल बीते दिनों जम्मू कश्मीर में सपा ने चुनाव लड़ा। इंडिया गठबंधन से सहमति न बनने पर कई प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन यहाँ सपा और उनके स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचे, जिसका नतीजा यह रहा कि नोटा से भी कम सपा प्रत्याशियों को वोट मिले। ठीक उसी तर्ज पर झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 21 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतार तो दिए हैं, लेकिन उनको जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और स्टार प्रचारक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसा हाल झारखंड चुनाव में भी हो सकता है, और प्रत्याशियों के उतारने के पीछे यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की नीयत से समाजवादी पार्टी ने झारखंड में भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि चुनाव परिणाम क्या रहता है यह समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव होने हैं और कुछ दिन पहले इस सीट पर उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा की थी। जनसभा के बाद सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। में उपचुनाव होना है करैल विधानसभा सीट पर, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सीट को छोड़ दिया है। इस्तीफा देने के बाद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा गया है। तेज प्रताप यादव लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो मृत आश्रित परिवार हैं उनकी सुख संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो उनके साथ जो ग्राम प्रधान या पूर्व जिला पंचायत सदस्य शोभन सिंह सहित कई ऐसे लोग हैं जो उनके प्रचार में लगातार जुड़े हुए हैं। तो वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ग्राम रठेरा में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ बोलती है और यह पूर्ण रूप से यूपी की जनता जान चुकी है। तो वहीं झारखंड में प्रधानमंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झूठ बोलते हैं और उन्होंने काटोगे तो बटोगे उल्टे सीधे बयान से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यूपी की जनता अब जान चुकी है और यूपी की जनता को क्या चाहिए इसका भी लोगों को अब एहसास हो गया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है, मगर पोस्टर की राजनीति पर पूरा ध्यान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तेज प्रताप यादव ने कब बताया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए को लेकर जो चल रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से मोहर लगी है, और जो अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उस पर भी जो रिजल्ट आए हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले जो चुनाव होंगे उनमें भी तेज प्रताप यादव अच्छा प्रदर्शन करते हुए करैल विधानसभा से जीत कर जाने की बात कह रहे हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वहीं अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां किसान समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। किसानों की समस्या को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, विभिन्न मार्गों से होते हुए किसान के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां पर वो गेट को बंद पहले से पाया गया। आपको बता दें, पहले से तय निर्धारित था कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज ज्ञापन डीएम साहब को देंगे, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट था और पहले से ही जो जिला अधिकारी कार्यालय है उसका गेट बंद कर रखा था। आपको बता दें
किसानों की समस्या डीएपी खाद न मिलना और धान खरीद फरोख्त से गड़बड़ी से नाराज होकर आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें नगर कोतवाल से तीखी नोकझोंक हो गई। आपको बता दें, अधिकारी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, सीओ यहां पर पहुंचे और एसडीएम सदर भी यहां पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। उसके बाद अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी विपिन को ज्ञापन दिया गया, तब जाके मामला शांत हुआ। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। वहीं आपको बताएं कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी बीच बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। इसी को लेकर कानपुर देहात पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वहां उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के कस्बा मूसा नगर स्थित आश्रम आवास पर 7 दिवसीय कथा भागवत कार्यक्रम चल रहा है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के द्वारा आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस बीच उन्होंने तमाम उन शिकायतों को भी सुना जो कानपुर देहात से जुड़ी हुई थी, प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही थी। इस बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव पर भी तंज कसते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा इन 9 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करेगी। तो वहीं हाईकोर्ट के आए हुए फैसले पर, जहां एक्टर हाईकोर्ट के फैसला आया है कि बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगाई जाएगी, उस पर भी उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस फैसले का सम्मान करती है जो न्यायालय के द्वारा आता है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, धारा 377 को लेकर, 70 को लेकर हर उस फैसले पर भी पंच कसे हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, इंडिया वॉइस। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर कुछ निर्देश जारी किए हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाम लगाने का आदेश दे दिया है। 15 बिंदुओं पर आदेश दिया है और साथ ही साथ बुलडोजर एक्शन पर कल टिप्पणी भी किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा अहम आदेश और फैसला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई परिवार का एक सदस्य अपराधी है तो उसका घर नहीं गिराना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी का अवैध मकान है तो उसे 15 दिन पहले नोटिस दी जाए और नोटिस नाम से भी तामील कराई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बुलडोजर एक्शन के समय डीएम को सूचना दी जाए और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाए। अगर कोई अधिकारी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर कांग्रेस, सपा और बसपा ने स्वागत किया है। समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि बुलडोजर एक्शन से कई परिवार तबाह हो चुके हैं, तो बसपा ने यह भी कहा कि बुलडोजर एक्शन का प्रतीक था। फिलहाल बुलडोजर एक्शन का आदेश सभी राज्यों को भेजने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और साथ ही साथ प्रमुख सचिव को इस आदेश को अमल लाने का निर्देश भी दिया गया है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। अब बात उत्तराखंड के सियासत की कर लेते हैं, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। इस दौरान किसने क्या कुछ कहा है, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उपचुनाव के लिए जैसे जैसे काम का समय नजदीक आ रहा है, चुनाव प्रचार भी वैसे ही तेज होने लगा है। सरकार की तरफ से कह सकते हैं जो सत्ताधारी दल है भाजपा, उनकी तरफ से कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ विधानसभा में मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है, ताकि चुनाव प्रचार तेजी से साथ किया जा सके, जनता को लामबंद कर भाजपा को विजय से दिलाने में मदद दिलाई जा सके। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के भी बड़े नेता अब केदारनाथ में डेरा डाल चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि 20 तारीख से पहले यानी आखिरी सप्ताह में
लगातार चुनाव प्रचार प्रसार तेज होता नजर आ रहा है, लेकिन जनता सियासी दलों के डिवाइड है, उनको तोड़ने का काम कर रही है। जबकि सियासी दल हर चुनाव में लाभ उठाया जा सकता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर निर्माण का जो विषय था उसको लेकर भी अब सियासत तेज होने लगी है, जिससे सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं। अगर देखना यह होगा कि जनता कैसे इन विषयों को देखती है और किसके आधार पर वोट करती है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने जिला जज गाजियाबाद का पुतला दहन किया। लेकिन क्यों, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। बुलंदशहर में भी आज अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद की घटना को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया और साथ ही गाजियाबाद जिला जज का पुतला भी फूंका है। आपको बता दूं कि बुलंदशहर कचहरी परिसर में आज अधिवक्ता इकट्ठे हुए और पहले प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एक पुतला फूंका। बताया जा रहा है कि यह पुतला गाजियाबाद के जिला जज का है। अधिवक्ताओं की मांग है कि जो गाजियाबाद के जिला जज हैं या तो उनका ट्रांसफ़र हो या उनको यहां से हटा दिया जाए। जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएंगी, जब तक अधिवक्ता प्रदर्शन करते रहेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। वहीं अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि जो गाजियाबाद में घटना हुई है वो एक शर्मनाक घटना है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है और उनकी जब तक मांग पूरी नहीं होती हैं वह प्रदर्शन करते रहेंगे। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश की हवा भी सबसे खराब श्रेणी में पहुंच गई है। AQI में कितना बदलाव हुआ है, क्या कुछ नोट किया गया है, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रमन मिश्रा। जैसे जैसे ठंडी का असर बढ़ रहा है वैसे वैसे वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के बाद में अगर सबसे ज़्यादा AQI कहीं पर अगर नापा गया है तो राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में जो AQI नापा गया है वो 6 जोन में नापा गया है, जिसमें लाल बाग का AQI सबसे ज़्यादा 319 नापा गया है। यानी कि लखनऊ में लाल बाग इलाके में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण इस समय होता है। उसके बाद में तालकटोरा, अलीगंज और गोमती नगर जैसे क्षेत्र जहां पे AQI 282 से लेकर 182 तक मापा गया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ का जो एवरेज AQI है वो 243 मापा गया है। और ना सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि जितने भी महानगर हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे जिलों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका कारण बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने हैं, उनकी चिमनियाँ छोटी हैं। ऐसे में जैसे ही वायु प्रदूषण बढ़ा, उसी के साथ ही सरकार ने जो भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो उसकी चिमनियों को 20 फीट और ऊपर करने का निर्देश दे दिया है। हालांकि इसे पक्का समाधान नहीं माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जितनी जो गाड़ियां चल रही हैं बहुत ज़्यादा, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई नियम बनना चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रिपोर्टर लाइव में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार खबरों में फिर से आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ताजा मामला फिरोजाबाद से आया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल कुमार। स्वास्थ्य विभाग आशा हेल्थ वर्कर के खाते में पहुंच रहे धनराशि से रुपए मांग करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फिरोजाबाद के शुक्रवार टीवी इंचार्ज का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें टीवी इंचार्ज आशा वर्कर से अवैध वसूली की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आशा वर्कर जो कुछ पैसों में सरकार के लिए काम करती हैं, उनके भी रुपए पर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी। प्रयास से इंडिया वॉइस के लिए अतुल कुमार।
अगली खबर मेरठ से है, जहां बड़े पैमाने पर हुए 1,90,00,000 के स्टैंप घोटाले के मामले में मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर अधिवक्ता विशाल वर्मा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। क्या कुछ है पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख शैफी। मेरठ में बड़े पैमाने पर स्टाम्प घोटाले के मामले में मेरठ व्यापार मंडल के पदाधिकारी डीएम ऑफिस पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने एडवोकेट विशाल वर्मा के खिलाफ ज्ञापन दिया है और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना यह है कि अधिवक्ता विशाल वर्मा के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर उसने स्टाम्प घोटाले किए हैं, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी जल्दी ही की जाए। और उनका ये भी कहना है कि इसमें 1,90,00,000 रुपए की एडवोकेट विशाल वर्मा ने घोटाला करने के बाद मेरठ सहित उत्तराखंड में कई बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, उसकी जल्दी ही उसको जब्त करके उसकी रिकवरी की रकम स्टाम्प घोटाले को जो भी उसने किया है उसमें दिया जाए। और उनका कहना यह भी है कि इसमें कई बड़े और भी नाम आएंगे, क्योंकि अधिवक्ता विशाल वर्मा जो है उसके कई मेरठ कचहरी परिसर में और भी साथ उसका बड़ा एक गिरोह है जो साथ में मिलकर के स्टाम्प घोटाले में शामिल है। वहीं शासन ने एक टीम गठित की है जिसमें एसआईटी को जांच दी है। एसआईटी की जांच में कई और नाम भी शामिल हो सकते हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख। अगली खबर बलौदा बाजार से है, जहां सहकारी समिति कई दिनों से हड़ताल पर थे, लेकिन सीएम साय से मुलाकात के बाद यह हड़ताल समाप्त हो गई। क्या कुछ मांगे थी उनकी जिन्हें सीएम साय ने मान लिया है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। छत्तीसगढ़ की राजनीति किसानों पर टिकी है। यहाँ पर धान खरीदी पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे महंगे 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल से धान खरीदी की जाती है, प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से ली जाती है। याद है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में धान की पर राजनीति होती है, लगभग यहाँ पर 70% लोग यहाँ पर पूरी क्राफ्ट धान की होती है और इसी पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीति धान की होती है। याद है इसे 14 नवंबर से सरकारी धान की खरीदी हो रही है जो 31 जनवरी तक चलेगी। यहाँ पर और आपको स्पष्ट कर दूं कि बलौदाबाजार जिले में धान के लिए जो किसानों का जो धान खरीदी की जाएगी उसकी पूरी तैयारी राज्य शासन को उसे कंप्लीट कर ली गई है। जिला कलेक्टर के द्वारा बलौदाबाजार जिले में 129 समितियों के माध्यम से 166 उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर बलौदाबाजार जिले में 1,67,000 किसान हैं जो अपने जो उपज को सोसाइटी के माध्यम से बेचेंगे। बड़ी मात्रा में यहाँ पर धान के उत्पादन होता है और किसानों को इतने महंगा 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान सरकार खरीदती है और इतना महंगा धान पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों का सीधी खरीदी सरकार करती है। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से। वहीं अगली खबर झांसी से है, जहां मकान में रखे पटाखों में आग लग गई और तेज धमाका हो गया। कैसे आग लगी है, क्या कुछ हुआ है नुकसान, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शेख गुल मोहम्मद। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 9 नंबर में इस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 9 नंबर चौकी के पीछे एक मकान में भारी विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना तेज था कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो गेट लगा हुआ था वो गेट निकल के फेंक गया है। साथ ही साथ आपको कमरे के अंदर का हाल में दिखा दूं कि सभी दीवारें जो है पूरी तरीके से चटक चुकी है और दीवार यहां पर गिर भी चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना तेज होगा और कितनी तीव्र गति से होगा, जिसके चलते ये भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार इस कमरे में भारी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे, जिन पटाखों में अचानक आग लग जाती है और आग लगने के बाद इसमें विस्फोट होता है। और जानकारी ये भी प्राप्त की जा रही है कि इस विस्फोट में एक व्यक्ति जो पटाखे का काम करता था वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। और इसकी सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस अपने पूरे पुलिस फोर्स के साथ यहां मौके पर पहुंचती है और घायल व्यक्ति को अपनी ही गाड़ी से उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले गई है। झांसी से शेख गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। तो इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।